हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड ज़िला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज मैं आपके सामने सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ कंक्रीट का। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंक्रीट के क्वेश्चंस करवाए थे, आज हम कंप्लीट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आगे आ सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका मैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, तो आप उसको देखना, 10 सेकेंड दूंगा आंसर, ठीक है। तो मैं रीड आउट कर लेता हूँ क्वेश्चन। व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M30 ग्रेड कंक्रीट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। ठीक है। तो गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँगा। देखो, सपोज कि आपने किसी चीज़ को टारगेट करना है, ठीक है। आपने 100 टाइम टारगेट किया किसी चीज़ को, तो आप गन लेके किसी को शूट करते हो, एक टारगेट बनाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एक हर बार क्या होता है सेम जगह टारगेट लगता है, ऐसा नहीं होता ना। अब ये वो है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, मतलब ऐसा वो स्ट्रेंथ है जब मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है, मतलब जहाँ पे हमने टारगेट लगाया तो हमारा मैक्सिमम बार क्या किया, हिट किया। तो ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। तो मैं इसका डायग्राम के साथ अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो बताऊँगा, ठीक है। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है जो, वो एक ग्राफ से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो, स्ट्रेंथ क्या हो, मैक्सिमम, वो क्या होती है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये कौन सी होगी, यहाँ पे ये पॉइंट जो पीक पॉइंट होगा कौन सा हो गया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको मान लिया FCK। व्हाट इज FCK? देखो, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। ठीक है, उसको टेस्टिंग करने के बाद जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या कहते हैं, FCK। ठीक है, तो अब जो FCK है, ठीक है, अब मैंने इसको इतना लिखा हुआ है। देखो क्या FCK की डेफिनेशन सुनना। सपोज मैंने क्या किया, 100 टाइम टेस्ट किया, 100 टाइम की चीज़ को टेस्ट किया, वो क्या करना चाहिए, 95 टाइम्स क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 95 टाइम्स पास करना चाहिए। अगर 5 टाइम फेल भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 90, सपोज मैं M15 की बात करता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे M15। तो ये 15 क्या है, 15 हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK। 15 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको टेस्ट। ठीक है, अब जब मैं इसका कंक्रीट मिक्सचर बना के जब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा तो क्या होना चाहिए, मेरे जो 5% टेस्ट रिजल्ट्स हैं, 5% टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो फेल कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे 95% टेस्ट रिजल्ट्स क्या करने चाहिए, पास करने चाहिए। क्या करने चाहिए, 95% टेस्ट रिजल्ट्स पास करने चाहिए। अब वो कैसे, या तो वो 15 आने चाहिए या तो 15 से ज़्यादा आने चाहिए। सपोज मैंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, पहला आ गया 3 स्ट्रेंथ में, फिर आ गया 4, फिर आ गई 5, फिर आ गई 6, फिर 7, फिर ऐसे 15 आ गई, फिर 16 आ गई। तो मतलब पहले के जो कितने 5% क्या है, फेल हो रहे हैं, 15 से कम है, 15 से कम है ना, 15 हमारी होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए, तो क्या है, कम है, तो कोई चक्कर नहीं। पर उसके बाद जितने भी होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 15 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या हो गया, क्या मीन मतलब कितना, मैंने क्या बताया आपको, जितने टाइम हमारी क्या हुआ, मैक्सिमम आएगा, जो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम, तो वो क्या आएगा, अपना टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फॉर्मूला बोलता है FM, मतलब ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है टारगेट मीन स्ट्रेंथ का निकालने का फॉर्मूला। FCK क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FCK मतलब क्या, अब सपोज क्वेश्चन में कितना पूछा उसने, M30 पूछा है, तो मैं यहाँ पे M30 कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं M30 की एग्जांपल लेता हूँ, M30 पूछा उसने मुझे, तो मतलब FCK यहाँ पे क्या हो गया, M30 हो गया प्लस 1.65 इंटू सिग्मा क्या हो गया, उसने क्वेश्चन में क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दी है, 5 दी है। अब एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं कि अगर ये सिग्मा नहीं भी दिया हो तो कितना होता है। ठीक है, देखिए कितना दिया, 5 दिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 38.25, 38.25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 38.25, ऑप्शन नंबर C। तो इसमें तो पहले ऑप्शन नंबर C हो जाता है हमारा राइट आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर C क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि क्या होगा कि अगर आपको कई बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होगा, जैसे इसमें 5 दे दिया था आपको तो नहीं दिया होगा,
तो सर फिर क्या करेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे, है ना। तो बताएं, बोलेंगे सर ने करवाया ही नहीं, सर ने तो ऐसा करवाया था, वैल्यू तो क्वेश्चन में दी थी। बट नहीं, हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए वैल्यूज़। मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। देखो M10 अगर क्वेश्चन में उसने पूछा होता M10 एंड M15, देखना ध्यान से, M10 और अगर M15 पूछा होता तो वैल्यू लेते हैं हम 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। अगर उसने M20 एंड M25 पूछा होता तो हम लेते 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। अब अगर उसने क्या पूछ लिया, अभी ऐसे पूछा क्या, M30 पूछा तो हम लेते 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखो वो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार उसने क्या क्वेश्चन में दे दिया कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे दी, अब वो क्या करेगा, अगली बार सीधे पूछ लेगा टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M30। तो आपको पता होना चाहिए, आपने ये फॉर्मूला लगाना है, FM = FCK + 1.65 सिग्मा, ठीक है। क्या लगाना है, 1.65 सिग्मा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये डाउट होना नहीं चाहिए आपको अभी तक, ठीक है। मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन करके समझा दिया। फिर से बताता हूँ, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। आफ्टर 28 डेज, जब टेस्टिंग करते हैं उसके 28 डेज के बाद हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट को, उसको कहते हैं FCK। टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCK + 1.65 सिग्मा, सिग्मा बोले तो स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन M10 15 के लिए वैल्यू, 20 25 के लिए 4, 30 के लिए 5। अगर आपको दी होगी तो वेल एंड गुड, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं दी होगी तो आप अपनी यहाँ से देख के कर सकते हो। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन बताया तो मैं फिर से, ऑप्शन था इसका सी इज द राइट आंसर, ओके। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रीड आउट करो। देखो वो कह रहा है, द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 4561978। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा है वो, ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा स्ट्रेस, ये आएगा स्ट्रेन। देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, पैराबोला, क्या होता है, पैराबोला। बाद में क्या बन जाता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इधर वैल्यू होती है इसकी, जब पैराबोला से रेक्टेंगुलर कन्वर्ट होता है तब वैल्यू 0.02, जब रेक्टेंगुलर पे एंड होता है, एक्सट्रीम पे होता है 0.035। स्ट्रेन, ये स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन है जब रेक्टेंगुलर पैराबोला से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर रहा है। ये एक्सट्रीम फाइबर पे है, ठीक है, ये आ जाता है अपना 0.45 FCK यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं देखूँ, अगर मैं देखूँ तो ये कैसा जा रहा है, पहला क्या है पैराबोला, फिर क्या है रेक्टेंगुलर। तो ऑप्शन देखूँ मैं कौन सा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए कंक्रीट, किसका है ये, कंक्रीट का है, ये किसका है, कंक्रीट का जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर पैराबोला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट अंडर स्टीम। जब हम स्टीम के अंदर क्यूरिंग करते हैं, देखो क्यूरिंग क्यों करते हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसी के पॉइंट्स बताया उसने। क्यूरिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्या हो जाए, हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, श्रिंकेज को कम करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, केमिकल रिएक्शन के अटैक को हटाने के लिए, बड़ी सारी चीज़ों के लिए करते हैं। तो अभी जैसे इसने बोला कि कंक्रीट की जब अंडर स्टीम करते हैं तो इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल ठीक, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड, रिड्यूसिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल ठीक। इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल ठीक। तो मतलब क्यूरिंग, उसने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट अंडर स्टीम, जो स्टीम में की जाती है। तो इस तरह से जो पॉइंट्स है सारे के सारे क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है, द डेटम टेम्परेचर फॉर मैच्योरिटी ऑफ फ्लोमैन इज, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ मैच्योरिटी क्या होती है, ठीक है। पहले मैच्योरिटी को समझ लेंगे हम। देखो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है मैच्योरिटी। पहले तो टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर पे, फिर टाइम पे, किस पे, टाइम पे डिपेंड करती है, फिर स्ट्रेंथ। देखो मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ तीनों पॉइंट को। देखो
टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जल्दी मैच्योर करेगा, टाइम तो लेगा ज़्यादा जल्द, बट टाइम होता जाएगा स्ट्रक्चर को क्या होगा, वो ज़्यादा मैच्योर करेगा। वैसे ही क्या होगा, जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, मैच्योरिटी होगी। तो ये चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब उसने एक फॉर्मूला बनाया, अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि मैच्योरिटी निकालनी है किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर की, तो उसने क्या बोला, मैच्योरिटी इज इक्वल टू समीशन ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम। ठीक है, टेम्परेचर और टाइम का उसने समीशन दे दिया। ठीक है, क्या बोला, समीशन ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम। ठीक है, ये क्या होगी, मैच्योरिटी। अब उसने क्या किया, एक डेटम टेम्परेचर भी दे दिया। किसने दिया, डेटम टेम्परेचर दिया, कितना दिया, -11.7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आएगा, हमारा डेटम टेम्परेचर, इसको आपने याद रखना है। बट जब मैं इसके न्यूमेरिकल निकालूंगा या कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उधर क्या लूंगा, उधर -11 से ही सॉल्व कर सकता हूँ। किससे कर सकता हूँ, -11 डिग्री सेल्सियस से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी देखें, अगर मैंने आपको बता दिया तो डेटम टेम्परेचर देखें ऑप्शन नंबर कौन से में, डी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, फॉर क्वालिटी ऑफ फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज। देखो अगर हमें अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखते हैं। पहला पॉइंट, सिंगल साइज एग्रीगेट, बिल्कुल नहीं। ग्रेडेड एग्रीगेट, बिल्कुल करेक्ट। देखो अगर मुझे अच्छी तरह से क्या चाहिए, अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट चाहिए, तो मैं कौन सा एग्रीगेट रखूँ, ग्रेडेड एग्रीगेट। कौन सा यूज करूंगा, ग्रेडेड एग्रीगेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। वो कह रहा है, एज पर IS कोड्स प्रैक्टिस कंक्रीट शुड बी क्योर्ड एट। देखो जो क्यूरिंग करते हैं वो कितने टेम्परेचर पे की जाती है एज पर IS कोड, तो वो स्टैंडर्ड 27 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर सी पे है 27 डिग्री सेल्सियस। पहले तो मैं लिख देता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या की जाती है, क्यूरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो कह रहे हैं, द कंक्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफिकल्टी in obtaining a smooth finish is known to possess segregation, internal friction ही आ गया, फ्रिक्शन है। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन, हार्डनेस और ब्लीडिंग। देखो सीधा आंसर है उसका। देखो सेग्रीगेशन तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको कल के अपने लेक्चर में बताया था कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, वो हैवियर एग्रीगेट्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और बाकी ऊपर जो लोअर कम वेट के होते हैं, सीमेंट पेस्ट वगैरह, वो टॉप पे आती है। मतलब अलग अलग डिफरेंट शेड हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ब्लीडिंग का क्या होता है, पानी का ऊपर आ जाना। कंक्रीट में क्या होता है, पानी का ऊपर आ जाना। ठीक है, ब्लीडिंग कहता है। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा अगर हम अच्छा बड़े बड़े एग्रीगेट नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन काज होगी। ठीक है, कंक्रीट के अंदर क्या होगा, कंक्रीट और सीमेंट के अंदर क्या होगा, तो देखो एग्रीगेट सीमेंट सबका मिक्सचर बनता है, तो क्या होता है, अंदर की इंटरनल फ्रिक्शन कॉज होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द कंक्रीट मिक्स विच कॉज डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग स्मूथ फिनिशिंग की डिफिकल्टी में उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हार्डनेस। क्या कहेंगे, जो स्मूथ फिनिश लेने में डिफिकल्टी होती है उसको क्या कहेंगे हम, हार्डनेस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है, द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। देखो ये पूरा टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहा है, पहले तो वो कह रहा है कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसको मैं लिखता हूँ FCT। क्या लिखता हूँ, FCT। वो कह रहा है कि जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है M15 के ग्रेड को लेके, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रेशियो निकालनी है। पहले तो मैं बताता हूँ स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है। तो FCT इज इक्वल टू 0.7 ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब कई जगह आपको 0.66 भी मिलेगा, तो वैसे भी एक ही बात है, इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो वो मत कहना कि सर आपने 0.7 करा दिया, हमने तो 0.66 पढ़ा है, तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो FCT इज इक्वल टू 0.7 अब उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया रेशो। क्या पूछ लिया, रेशो ऑफ क्या, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, परसेंटेज में पूछ लिया। तो अगर मुझे रेशियो निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 0.7 इंटू FCK किसके लिए पूछा है उसने, 15 के लिए। तो आपको पता है कि अगर M15 का पूछा होता है तो 15 क्या होता है, FCK होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय किससे करेंगे, 15, यहाँ भी FCK आएगा ना,
देखो फिर से लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 0.7 अंडर रूट एफ सी के, ये क्या हो गया एफ सी टी डिवाइडेड बाय एफ सी के, ये क्या हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनटू 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऊपर क्या आ गया अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ, नीचे आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। परसेंटेज में पूछा उसने, रेशो पूछी है दोनों की, तो जब मैं इसकी रेशो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 0.7 इंटू अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 इज इक्वल टू आएगा 18%। क्या आएगा 18%। जब मैं देखूंगा ऑप्शन में 18 किस में जा रहा है 50 इंटू 20%, तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहले दिमाग में लिखना ऑप्शन क्या है, बी क्या है, बी इसमें क्या है राइट आंसर है, बी आपको आंसर अभी तक मिल गया। बट अभी क्या है कि सर ऐसे कैसे सर, हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर इतना सॉल्व करोगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सीधे बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाली है नहीं वैल्यू, ठीक है, आपको बिल्कुल इजीली लर्न हो जाएगी। अगर उसने स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की रेशो पूछ ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ, तो अगर M10 की बात करेगा, किसकी M10 की, तो 10 to 15%। अगर M20 की बात करेगा 15 to 20%। अगर M25 की बात करेगा 20 to 25%। ठीक है, M30 की बात करेगा 25 to 30%। तो ये क्या है, ये मैंने डायरेक्ट बता दी। अब हमारा क्या पूछा था उसने, M15 पूछा था, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, M15 आएगा यहाँ पे। ठीक है, M15 20 25। ठीक है, हमें किसकी बोली थी उसने, M15 की बोली थी, M15 की बोली थी। तो M15 की डायरेक्ट कैसे हो गई 15 से 20%, 15 से 20% है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल है। ठीक है, मिटा दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहे थे डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इज। ठीक है, देखो उसने कहा डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर। देखो पहला तो ऑप्शन में, देखो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। देखो ऐसे बड़े सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको पता नहीं लगेगा कि सर अब इसकी डेफिनेशन तो मुझे सुना ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। आज नया मेथड सीखेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड से कैसे ऑब्जेक्टिव को करते हैं। पहला क्या है ऑब्जेक्टिव फ्लोरोसेंस, सेकंड क्या है क्रेजिंग, थर्ड क्या है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। अब सपोज कि ऐसा हो गया ऑब्जेक्टिव ऐसा कि आपको नहीं पता, नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, क्या करें। आपको एफ्लोरेसेंस तो पता ही होगा एलिमिनेशन मेथड से, चलो एफ्लोरेसेंस को छोड़ो, सेग्रीगेशन तो मैंने आपको भी जब से कंक्रीट स्टार्ट हुआ सेग्रीगेशन इतनी बार समझा दिया आपको। आपने देखा कि सेग्रीगेशन डेफिनेशन में नहीं है, वो कह रहा है श्रिंकेज, डिफरेंस पूछ रहा है श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द कंक्रीट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो सेग्रीगेशन तो हो नहीं सकता, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, तो ये हो गया गलत। ब्लीडिंग, पानी का ऊपर आ जाना, ये भी गलत। अब इतना तो पता ही होगा एफ्लोरेसेंस क्या होता है, एफ्लोरेसेंस तो क्या होता है वाइट पैचेस का बन जाना। वृक्ष के ऊपर क्या बन जाता है, वाइट पैचेस बन जाते हैं, कंक्रीट के ऊपर बन जाते हैं, सीमेंट के ऊपर बन जाते हैं, कहीं आप स्ट्रक्चर को तो क्या होता है अल्कलीज का रिएक्शन हो जाता है, उसके कारण क्या होता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस तीनों क्या हो गए, कट गए। ऑप्शन में क्या बचा क्रेजिंग, तो क्रेजिंग इज द राइट आंसर। तो हमने कैसे ऑब्जेक्टिव किया एलिमिनेशन मेथड से, मतलब आपको कुछ आता भी नहीं था फिर भी आपका क्या हो गया, फिर भी आपने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया। वो सर लेके आ गए एक नंबर, आपको फिर भी डेफिनेशन नहीं पता थी पर फिर भी क्या हुआ आपने ले आया। तो फिर भी मैं क्रेजिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो क्रेजिंग क्या होता है, क्रेजिंग का मतलब जैसे क्रैक्स वगैरह, क्रैक्स हो जाते हैं हमारे कंक्रीट में, श्रिंकेज मतलब श्रिंकेज के कारण जो क्रैक्स हो जाते हैं उसको, उसकी जो रिएक्शन होती है, फ्रिक्शन होती है, काज करती है जो आपस में, तो उसको कहते हैं क्रेजिंग। ठीक है, उनके डिफरेंस को क्या कहते हैं क्रेजिंग। ठीक है, तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्टिव को टैकल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए आपकी स्क्रीन पे। देखो ये जो अगला ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। ये तो पहले ऑप्शन सीधे मैं आपको बताया, तो ये ए ऑप्शन है 2000 ppm। ठीक है, तो ये जो है सर ये कहाँ से आ रहा है, कोड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है IS 456 कोड से आ रहा है। ठीक है, RCC का कोड है जो, उसमें से ही आ रहा है। इसकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है, उसमें से ही आ रहा है, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो चाहिए होगी अलग से तो मुझे कमेंट बॉक्स पे पक्का बताइए कि सर हाँ हमें चाहिए वीडियो, आप एक कोड की वीडियो लेके आओ IS 456 की, तो मैं
जितने भी क्वेश्चन आज तक कोड के आए हों मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बट सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार कमेंट करना है कि हाँ सर हमें चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। देखो अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर सीमेंट फाइन एग्रीगेट। देखो कंक्रीट किससे बनता है, अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट किससे बनता है, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट। दिया हुआ इतना ऑप्शन में, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना है, तो प्लस कोर्स एग्रीगेट, प्लस कोर मेन है ना, ये मेन बोला उसने तो क्या आएगा, कोर्स एग्रीगेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज इन द कंक्रीट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिंग सरफेसेस सच एज पेमेंट्स रोड्स एंड रनवे एक्स्ट्रा शैल नॉट एक्सीड। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, पूरी वैल्यूज आपको लास्ट वीडियो मैंने टेबल से लिखाई थी कि किस तरह से कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है डी 30%। अगर ये भी नहीं आ रहा है, अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि सर 30% कहाँ से आया, तो इसका मतलब आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये 30% कैसे आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, वो कह रहे द कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन कंक्रीट फॉर रोड्स रिटेनिंग वॉल्स लाइनिंग ऑफ टनल्स, डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द दिस। देखो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स पहले दिए क्यों जाते हैं। देखो अगर एक स्लैब और दूसरे स्लैब के बीच में या कोई भी वॉल के बीच में मेरे को अगर जॉइंट देना हो, बीच में थोड़ा सा गैप रखना हो, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि किसी भी तरह की अगर डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सपेंशन हो, श्रिंकेज हो, जैसे भी हो, उसको क्या करे, ये वेयर कर ले और हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है उस पर इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे वॉल्स में भी, रिटेनिंग वॉल्स में भी प्रोवाइड है, लाइनिंग ऑफ कैनल्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टनल्स में, लाइनिंग ऑफ टनल्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ डज हाई टेम्परेचर अफेक्ट द कंक्रीट, increases the strength of concrete, decreases the strength of concrete, lead to segregation, bleeding and cracking, none of these। देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। वो क्या करता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। देखो क्यों करते हैं भाई कॉम्पैक्शन। देखो एक अगर मुझे कॉम्पैक्ट करना है कंक्रीट को, क्यों करूंगा, ताकि क्या हो, अच्छे से उसके वॉइड्स फिल हो जाएं, पहला पॉइंट है, बिल्कुल ठीक, टू एलिमिनेट एयर वॉइड्स, अच्छी तरह से क्या हो गया, वो डेंस बन जाए, घना बन जाए, टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर है, टू प्रोवाइड प्रॉपर कॉन्टैक्ट। देखो अब क्या होगा, अगर मैं अच्छी तरह से उसकी कॉम्पैक्शन नहीं करूंगा तो क्या होगा, हनी कॉमिंग हो जाएगी, गैप्स बन जाएंगे। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया अच्छा कॉम्पैक्शन, अच्छी तरह से बॉन्डिंग बननी चाहिए, रेनफोर्स मटेरियल और कंक्रीट की अच्छी तरह से बॉन्डिंग करने के लिए हमें क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। बिल्कुल तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका भी डी ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग रीबॉन्ड हैमर टेस्ट। देखो व्हाट इज रीबॉन्ड हैमर टेस्ट। रीबॉन्ड हैमर टेस्ट आप होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्या किस लिए करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो पहले तो ये करता क्या है भैया, ये करता है हमारे स्ट्रक्चर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करता है, बट बिना किसी तोड़ फोड़ के, नॉन डिस्ट्रक्टिव बोला मैंने। अब क्या होता है, सपोज कि आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, आपका कॉलम बन चुका है भैया, अब क्या हो गया, अब आपको फिर से क्या करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो अब क्या करोगे, आप क्या तोड़ के उसका मटेरियल लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो इसीलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, कहते हैं रीबॉन्ड हैमर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, एक स्प्रिंग होता है, एक प्लंगर जैसा आगे लगा होता है, स्प्रिंग होता है उसके बीच में, वो क्या करता है, कंक्रीट पे अच्छी तरह से क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, ऐसे करके क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करके क्या होता है, रिवर्स फोर्स लगती है, रिवर्स फोर्स जाके इस पे एक स्केल होता है। रिबॉन्ड हैमर टेस्ट पे क्या होता है, सपोज ये रिबॉन्ड हैमर टेस्ट है ऑपरेटर सा, इस पे क्या होगा, एक स्केल होगा, स्केल पे क्या होता है, रिटर्न जब फोर्स लगती है तो क्या होता है, एक रीडिंग आ जाती है। तो आपके पास जो स्केल पे रीडिंग आती है वहां से हम क्या निकालते हैं, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि भैया एक्यूरेसी कितने तक ले सकते हैं, वो ±25% तक ले सकते हैं। कितना, ऑप्शन नंबर सी ±25% तक ले सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहा था फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सैंड, डिग्री ऑफ कंपैक्शन, वाटर सीमेंट रेशो। जब उसने फायर रेजिस्टेंस की बात कर ली तो याद रखना हमेशा एग्रीगेट से बात होगी। किससे होगी? एग्रीगेट से बात होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज द राइट आंसर। द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहा है द फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द प्रॉप्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बीम्स ओनली आफ्टर 3 days, 7 days, 14 days, 21 days। देखो अब व्हाट इज प्रॉप्स? प्रॉप्स होता है वर्टिकली जो सपोज ये मेरी फॉर्मवर्क, ये मेरी स्लैब है, अभी बीम की बात करें, सपोज मेरी बीम है, बीम के नीचे क्या लगा होगा? सपोर्ट लगी होगी, प्रॉप्स। वो कह रहा है कि भैया मुझे क्या करना है, फॉर्मवर्क क्या होता है? शटरिंग, ठीक है, वो निकालना है। मैंने क्या कर दिया? कंक्रीट डाल दिया। कंक्रीट डालने के बाद कितने दिनों बाद मैंने क्या किया? इसका जो शटरिंग है, इसकी जो फॉर्मवर्क है वो भी निकाल दी, और नीचे जो प्रॉप्स मतलब क्या, जो वर्टिकली प्रॉप्स, वो भी निकाल दिया। दोनों के दोनों निकाल दिए। वो कितने दिनों तक मुझे निकालने, कितने देर बाद मैं निकाल सकता हूं? तो इसको कहते हैं 14 days। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 days बाद हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले नहीं निकाल सकते, ओनली आफ्टर 14 days, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456 द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25 वुड बी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ की बात की उसने, ठीक है, FCR की बात की, तो वो क्या है? 0.7 √FCK सीधे। अब 0.7 √FCK, तो 0.7 तो लिख लूंगा मैं, इंटू √FCK क्या है? 25। FCK मैंने आपको बताया, फिर से देखो FCK वर्ड बहुत बार आ रहा है। FCK को याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये RCC चैप्टर जब पढ़ आएंगे आपको तो उसमें बता दूंगा फिर से अच्छे से, पर अभी याद रखना कि फिलहाल तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज के बाद, ठीक है। तो अगर M25 की बात चल रही थी यहाँ पे, M25 की निकालनी है, तो 0.7 इंटू √25। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बड़े ऑप्शन में किसमें दे दिया उसने? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया। किसमें दे? kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेलरेटर इन मेकिंग कंक्रीट। देखो एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? पहले एक्सेलरेट करना, रिएक्शन को क्या करना? रिटार्डर और एक्सेलरेटर। रिटार्डर के याद रखो तो क्या होता है? जिप्सम, मैंने बताया था आपको। तो एक्सेलरेटर का मतलब क्या होगा? मेरे को क्या करना है? रिएक्शन को क्या करना है? एक्सेलरेट करना, जल्दी जल्दी, फास्ट। तो वो कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड है, बिल्कुल है, सोडियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी, अमोनिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, approximate ratio of strength of 30 centimeter concrete cylinder to that of 15 centimeter cube is। देखो ये सिलेंडर और क्यूब की बात मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं कंक्रीट की तो दो तरह से कर सकते हैं, क्यूब टेस्ट से कर सकते हैं, एक सिलेंडर टेस्ट से कर सकते हैं। देखो क्यूब टेस्ट में अगर करेंगे तो वो कह रहा है कि अगर सिलेंडर टेस्ट में करें तो कितनी ज़्यादा होती है, तो मैं आपको ये लिखा ही देता हूँ। देखो जो सिलेंडर, बड़ा सा लिखता हूँ थोड़ा सा, .8 ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है। अभी उसने कैसे पूछ लिया? ऐसे पूछ लिया ना आपको, तो ऑप्शन नंबर तो पहले यहाँ पे कौन सा आ गया? सी। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी तो आपको मिल गया, बट वो क्या करेगा? घुमा के भी दे सकता है, वो इस तरह से भी पूछ सकता है, सिलेंडर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 20% लेस देन क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है। अब वो एक और तरह से पूछ सकता है, क्यूब स्ट्रेंथ 1.25 सिलेंडर स्ट्रेंथ। मतलब इसका लास्ट वाले का मतलब क्या है कि 25% मोर है। अगर मैं क्यूब टेस्ट करूंगा तो उसमें 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी एज कम्पेयर टू सिलेंडर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने बता दिया आपको। इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू।
अगर मुझे आरसीसी की कंस्ट्रक्शन करनी हो तो मैक्सिमम साइज है कोर्स एग्रीगेट कहाँ तक लिमिटेड होता है, वो होता है 20 mm तक। कितना होता है? 20 mm तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। जब हम कोल्ड वेदर पे कंक्रीटिंग करते हैं तो कौन सा एजर मेजर है जो हमें देखना ही पड़ता है? तो हीटिंग ऑफ वाटर, कूलिंग एग्रीगेट, नाइट्रोजन पर्जिंग, एडिंग चिल्ड वाटर, हीटिंग ऑफ वाटर, डी ऑप्शन। तो हमें ये तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग जब हम करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या करना पड़ेगा? हीटिंग ऑफ वाटर हमें चेक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी द वाटर टू सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड बाय। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग है। वो कह रहा है कि वाटर टू सीमेंट रेशो, वाटर और सीमेंट रेशो जो हम मेजर करते हैं कैसे करते हैं? बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम, बिल्कुल गलत, एब्सोल्यूट वॉल्यूम से तो नहीं करते। बाय वेट, बिल्कुल ठीक, बाय वेट से करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या करते हैं हम जब भी वाटर सीमेंट रेशो को मेजर करते हैं वो किससे करते हैं? बाय वेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट ईसी इज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, कि क्या है। ठीक है, देखो एक होता है अपने पास शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें जब हम, तो एक होता है अपने पास शॉर्ट टर्म। ठीक है, एक होता है अपने पास लॉन्ग टर्म। अभी जो उसने पूछा है और ऑप्शन में है वो है शॉर्ट टर्म। EC इज इक्वल टू 5700 अंडर रूट FCK। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर शॉर्ट टर्म। अभी उसने क्वेश्चन में ना शॉर्ट टर्म पूछा ना कुछ पूछा, उसे सीधे क्या पूछ लिया? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ऑप्शन में ये दे दिया तो क्या आएगा? 5700 FCK। एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसमें क्या होता है? 5700 FCK तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है? 1 प्लस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है अपने पास क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, इसकी वैल्यू है कुछ। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ लेता है। देखो इसमें से भी ऑब्जेक्टिव, देखो एक ऑब्जेक्टिव कराऊंगा साथ में 3 मिलेंगे आपको, एक करवाऊंगा साथ में 3 उसमें मिलेंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव में एक बार आ चुका है ये, उसने क्या पूछ लिया? क्रीप कोफिशिएंट थीटा की वैल्यू पूछ ली, 1 साल बाद कितनी होती है। तो पहले मैं लिखा देता हूं आपको, थीटा की वैल्यू 7 डेज, 28 डेज, 1 ईयर। तो जो 7 डेज बाद होती है वो होती है 2.2। ठीक है, या देखना 28 डेज होती है 1.6, 1.1। ये आ चुका है पेपर में। ठीक है, अभी तक ये आ चुका है, क्या पता इस बार ये पूछ ले, ये पूछ ले। ठीक है, तो ये होता है। अभी जो ऑप्शन है उसमें कौन सा आएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो वो कह रहा है कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इस। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कंक्रीट को जब हम ग्रेडेड करते हैं, ग्रेडेड जैसे कि आपको M10, M20, M15 कंक्रीट को ग्रेड किया हुआ है ना मिक्स डिजाइन में, तो वो करते हैं, वो क्या देख के करते हैं? वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो। कैरेक्टरिस्टिक FCK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वो कह रहा है किसको देखते हुए करते हैं? हम वो करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देखते हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, वो कह रहा है द कंक्रीट सैंपल is cured at 15 degrees Celsius for 28 days if the original temperature is taken as 11 degrees Celsius. What is the maturity of concrete sample? ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन करवाया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन, तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिखाया था, मैच्योरिटी को समझाया था कि मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। उसी फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन निकालेंगे। तो उसने, मैं पहले देख लेता हूँ उसने क्या पूछा। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट पूछा, क्या पूछा है? मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। तो मैं मैच्योरिटी लिख देता हूँ। तो मैंने बताया था कि समीशन ऑफ, क्या बताया था? टेम्परेचर इनटू क्या? टाइम। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है उसने डेटम टेम्परेचर भी दिया आपको। क्या दिया? गिवन मुझे क्या क्या है? गिवन मुझे क्या है? डेटम टेम्परेचर T0 लिख दिया मैंने। इसको कितना है? यहाँ ऊपर दिख रहा है, नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। गिवन क्या क्या है? T0 इज इक्वल टू 11 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ मेरे पास क्या है? टाइम है। टाइम कितना? 28 डेज। नहीं, टेम्परेचर T0 नहीं दिया, टेम्परेचर तो उसने 15 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, इसको T लिख देते हैं। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, टाइम दिए 28 डेज। मुझे निकालनी मैच्योरिटी। तो मुझे पता है मेरा डेटम टेम्परेचर कितना होता है। डेटम 11 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया था, -11 डिग्री सेल्सियस। जब हमें कोई न्यूमेरिकल निकालना तो क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। अब मुझे मैच्योरिटी निकालनी है, तो समीशन ऑफ क्या? टाइम कितना? 28 डेज इंटू कितना? 15 माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना,
लेकिन -11 भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 28 × 26, तो ये अपना पास आएगा 728 राइट आंसर। तो 728 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये कैसे लिखा जाता है, मैच्योरिटी लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस और या डिग्री सेल्सियस डेज, इसमें लिखा जाता है। तो अब ये किस में 728 किस में आएगा, 728 ऑप्शन किस में आएगा, 728 डिग्री सेल्सियस डेज में आएगा, ठीक है, डेज में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो वो कह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस किस मेथड से होती है, ठीक है, ये पूरा टॉपिक है वर्केबिलिटी का। उसने बोला पहला स्लम टेस्ट बिल्कुल ठीक, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट बिल्कुल ठीक, कैली वॉल टेस्ट बिल्कुल ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो वर्केबिलिटी ऑफ जो कंक्रीट है वो तीनों के तीनों मेथड से की जाती है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड गॉज बॉक्स यूज्ड फॉर वॉल्यूम बैचिंग ऑफ कंक्रीट इज। देखो वॉल्यूम बैचिंग, जब उसने बैचिंग की बात कर ली तो याद रखना जब भी हम बैचिंग करते हैं वो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट करते हैं। गॉज होता है बैचिंग वाला, वो कितना होता है, 1 बैग सीमेंट की वॉल्यूम के बराबर होता है। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 35 लीटर होता है। तो ये याद रखना जब भी बैचिंग की जाती है जो हमारे पास गॉज बॉक्स होता है वो वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट के क्या होता है, उसके बराबर होता है। तो 35 लीटर होता है तो मतलब 35 लीटर, तो इधर भी देखिए 35 लीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है द टोटल क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक स्ट्रेन, टाइम ऑफ लोडिंग, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, मॉइस्चर कंटेंट। जो क्रीप का स्ट्रेन है, टोटल क्रीप स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग से, सी से, ड्यूरेशन जितने टाइम लोडिंग उस पर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फ्लाई ऐश इज एडेड टू कंक्रीट टू इम्प्रूव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। वो कह रहा है कि जब हम फ्लाई ऐश को ऐड करते हैं कंक्रीट में वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को देख रहा है, बट एक्सेप्ट किसके लिए फायदा नहीं दे रहा है। वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है, वर्केबिलिटी बिल्कुल ठीक है, अर्ली एज स्ट्रेंथ गेन, देखो अर्ली एज स्ट्रेंथ गेन वो नहीं दे रहा है, परमेबिलिटी बिल्कुल दे रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और यहाँ पे हमारा कंक्रीट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लाइम चैप्टर लेके आऊँगा। लाइम चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया मैं चैप्टर वाइज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ईजी रहता है क्वेश्चंस को करना, उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं जब वो पढ़ते हैं। थोड़ा अगर उनको डाउट हो रहा हो किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं वो वीडियो को देख सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल होती है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब ये वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने ऐसे ही हमें प्यार देते रहना है ताकि हमें और खुशी मिले और हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेते आते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।